नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं आपकी बात। बहुत स्वागत है आप सबका। नक्सलवाद प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लिए भी एक बड़ा नासूर है, आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, जिससे जुड़ा एक बड़ा और बेहद गंभीर खुलासा IBC 24 पर आपने देखा। एक ऐसी खबर कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती पेश कर सकती है। एक ऐसा खुलासा जो 3 राज्यों की पुलिस के लिए एक रेड अलर्ट है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ ये नक्सलवाद से प्रभावित राज्य रहे हैं और तीनों की सीमाएं भी लगती हैं। और एक बड़ी चुनौती इन तीनों राज्यों की सीमा पर जो एक ट्रायंगल है उसको लेकर दिखती है। नक्सलियों का एक मिशन है MMC। ये कितना घातक साबित हो सकता है, इससे निपटने के लिए क्या तैयारियों की आवश्यकता पड़ सकती है, क्या इसके लिए अब तक अलर्ट पर कोई काम हुआ भी है, अगले 1 घंटे तक इस पर हम एक बड़े पैनल के साथ में चर्चा करेंगे। लेकिन किस खतरे की तरफ यह अलर्ट है, इस रिपोर्ट के द्वारा समझिए। एक साजिश जो धीरे धीरे रची जा रही है। गुप्त ठिकानों पर मध्य प्रदेश सीमा पर बालाघाट के शांत जंगल में लाल आतंकी नया ठिकाना बनाने की फिराक में है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर में लाल गैंग के पांव उखड़ चले हैं। अब वो एक नई और सुरक्षित मांद की तलाश में है, जिसके लिए लाल गैंग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित एक ट्राई जंक्शन में मिशन MMC चला रही है। खबर है कि नक्सली संगठन के मिलिट्री चीफ कमांडर देवजी उर्फ तिरुपति उर्फ चेतन उर्फ थिपल्ली को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नया प्रभारी बनाया गया है। 13 नवंबर 2021 को MMC जोन के लिए निकले दीपक और उसके 26 साथियों को महाराष्ट्र की गढ़चिरौली पुलिस ने राजनांदगांव के सरहदी गांव में मार गिराया था। ATS इंटेलिजेंस का मानना है कि नया कमांडर देवजी नक्सल संगठन का एक मजबूत चेहरा है। MMC जोन में देवजी के बड़ी फौज के साथ धमकने की खबर है, जिसने तीनों राज्यों की पुलिस को हाई अलर्ट पर ला दिया है। तो हम लोग लगातार अभी बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ तेंदुपत्ता, फड़ों और सभी जगहों पर इंटर बॉर्डर सर्चिंग हमारी बहुत रेगुलर चल रही है। बॉर्डर के स्टेट्स के साथ, डिस्ट्रिक्ट के साथ हम लोग क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं और ज्वाइंट सर्चिंग ऑप्स हमारी निकल रही है। जब जो है कोई मेजर जो है डेमोक्रेटिक जब प्रोसेस जब शुरू होता है उस वक्त ये एक्टिव होते हैं इलेक्शन के टाइम पे। तो अभी ये पूरा मई, पूरा जून और मिड जुलाई तक चूंकि बरसात नहीं रहेगा, सब कुछ ओपन रहेगा, तो इनको जो है चूंकि मूव करते हैं और पूरे एरिया को लोग रेकी करते हैं, तो ऐसे भी अंजाम दे सकते हैं। इधर इस बड़े खुलासे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर इस बारे में मध्य प्रदेश पुलिस को कोई इनपुट मिला है तो उन्हें छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ साझा करना चाहिए। जनता सरकार के जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे जुड़ रहे हैं, तो नक्सली यहाँ से पलायन कर रहे हैं। हो सकता है वो मध्य प्रदेश की तरफ पलायन किए हों और उनके पास कोई जानकारी हो, तो उसके हिसाब से वो कर रहे हैं। और यदि इस प्रकार से कोई घटना, वारदात की बात है तो हमारी इंटेलिजेंस से उनको साझा करना चाहिए, हमारी डीजीज करना चाहिए। हम अपने यहाँ के अपने एजेंसियों को खूब सक्रिय रखे हुए हैं ताकि हर चीज़ में किसी भी प्रकार की चूक न हो और सभी बिंदुओं पर नज़र रखे रहें। सूत्रों से मिली जानकारी कहती है कि नक्सली इस MMC कॉरिडोर में अमरकंटक तक अपनी जड़ें मजबूत करना चाहते हैं। अगर वाकई ऐसा है तो निश्चित तौर पर ये तीनों राज्यों की पुलिस और ATS इंटेलिजेंस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, जिसे हल्के में लिया तो आगे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। भोपाल से सत्येंद्र सिंह भदौरिया के साथ नरेश मिश्रा, IBC 24, जगदलपुर। तो एक जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ कि एक ऐसा कमांडर जो अपने नक्सलियों की अगर लिस्ट देखें तो उसमें भले ही 8वें रैंक पर आता हो, लेकिन इसको कमान दी गई क्योंकि वो खूंखार है, घातक है और लगातार फोर्सेस के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग करता है। उसे उस जगह के ऊपर बिठाकर सुरक्षित करने की तैयारी नक्सली कर रहे हैं, लाल आतंकी कर रहे हैं, जहां से वो इन तमाम प्रदेशों में, खासतौर पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इसमें अपने प्लान को कामयाब कर सके। इसमें कितनी सच्चाई, इस पर खुलकर अब तक कोई जानकारी, ठोस अब तक जानकारी को दे नहीं रहा, लेकिन सुगबुगाहटें कई हैं, संकेत कई हैं और जिस तरह के संकेत हैं उनमें एक बात साफ साफ है कि अगर अभी आपने ढंग से, तरीके से तैयारी नहीं की तो आने वाले वक्त में शायद ये भारी पड़ सकता है। एक बड़ा पैनल जुड़ेगा अगले 1 घंटे हमारे तमाम सहयोगियों के साथ में जो अलग अलग इलाकों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे साथ टीवी स्क्रीन के ऊपर हमारा पैनल मौजूद है।
हमारे साथ में शिशुपाल सोरी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर विधायक हैं और नक्सलवाद की चुनौती को बेहतर समझते हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता साहब हैं, जो इस समस्या पर वर्षों से न केवल रिपोर्टिंग कर रहे हैं बल्कि बारीकी से पकड़ रखते हैं इस विषय पर। साथ ही साथ इस वक्त पंकज चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इकाई से हमारे साथ में जुड़े हैं और अवनीश बुंदेला साहब कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश इकाई से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप चारों को नमस्कार। विषय बड़ा गंभीर है, राजनीति से अलग हटकर हम इस पर जितनी जानकारियां हैं उस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मनीष गुप्ता जी, आप ही के पास आ रहे हैं। ये एक जो देवजी कमांडर के बारे में बात की जा रही कि इसको कमान दी गई है, इसको लेकर कितना अलर्ट रहने की जरूरत है, ये कितना घातक हो सकता है? और ये अभी तक की जो नक्सल गतिविधियां रही हैं, ये बहुत नक्सल संगठन का एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है और हमेशा मतलब डार्क में रह करके रणनीति तैयार करता रहा है। अभी नक्सलियों का जो सेंट्रल कमेटी का जो सेक्रेटरी है बसव राज, उसका बहुत नज़दीकी बंदा है ये, और पिछले काफ़ी समय से ये लगातार नक्सल गतिविधियों में और रणनीति बनाने में हमेशा मतलब अग्रणी रहा है और इसकी बनाई रणनीति पर नक्सलियों ने कई बड़े ऑपरेशन किए हैं और जिन पर उनको काफ़ी सफलता मिली है। दरअसल वर्तमान में जो देवजी की जो बात हो रही है, देवजी जब बसवराज सेंट्रल कमेटी के सेक्रेटरी हुए थे, उसके पहले वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के सेक्रेटरी हुआ करते थे। उनके जो इसमें प्रमुख संगठन में आने के बाद जो सीएमसी की जो कमान है वो देवजी के पास में है। देवजी बहुत खूंखार नक्सली है और बटालियन की कमांड जो है वो देवजी के पास है और हम सभी जानते हैं कि नक्सली जो भी ऑपरेशन करते हैं उस ऑपरेशन की जद में या उस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने का काम नक्सली बटालियन या पीएलजीए के लड़ाके करते हैं। ये पूरी लड़ाकू कौम जो है वो देवजी के पास है और देवजी की महाराष्ट्र में उपस्थिति, खासकर मिलिंद तेल तुमड़े की मौत के बाद, दरअसल मिलिंद तेल तुमड़े की जब मौत हुई उसके बाद वहां पर संगठन को मजबूत करना नक्सलियों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है और कई नेताओं को उन्होंने ट्राई किया लेकिन वो सफल नहीं हुए, जिसके चलते अब कमान जो है वो सीधे देवजी को संभालनी पड़ी। देवजी की वहां की मौजूदगी निश्चित रूप से आने वाले समय में तीनों राज्यों की पुलिस के लिए और वहां के जो लोग जिनको नक्सली अपने टारगेट में रखे हैं, ये उनके लिए एक खतरनाक संकेत है। मुझे लगता है कि काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हालांकि ये बात भी सच है कि पिछले कुछ समय से नक्सली बैकफुट पर हैं, फोर्स एग्रेसिव मोड पर है और छत्तीसगढ़ में जिस ढंग से फोर्स आगे बढ़ रही है, नक्सली बैकफुट पर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको शिफ्टिंग की आवश्यकता पड़ रही है। तो नक्सलियों का सेफ जोन एमएमसी बन चुका है, जिसको नक्सली आने वाले समय में अपने आधार क्षेत्र के रूप में तब्दील करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अब ये समय ऐसा है जबकि छत्तीसगढ़ जो कोर नक्सल इलाका है, यहां से अगर नक्सलियों के पैर उखड़ रहे हैं तो दूसरे इलाके में उनको जमने न दिया जाए और अन्यथा जो है उस इलाके पर वो अपनी पकड़ मजबूत करके फिर से छत्तीसगढ़ और बाकी राज्यों में वो बड़ी आराम से ऑपरेशन कर सकते हैं। चलिए, कोरोना काल के पहले जी मैं सर आपके पास वापस आऊंगा, आपके पास सर वापस आऊंगा, लेकिन शिशुपाल सोरी साहब हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक महोदय, मैं थोड़ा सा उनका भी रिएक्शन ले लूं क्योंकि सरकार अभी कांग्रेस पार्टी के शिशुपाल जी, ये एक संकेत कि भाई बस्तर से खदेड़ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन सीमावर्ती जिलों में जो 3 राज्यों से घिरा है उनमें जाकर वो अपना नया ठिया ढूंढ रहे हैं, ठिकाना ढूंढ रहे हैं। इस पर भी अलर्ट रहने की जरूरत है। पुनीत जी बिल्कुल आपने सही कहा। ये नक्सल जो मूवमेंट होते हैं वो उनकी एक बड़ी स्ट्रेटजी रहती है और कई बार ये स्ट्रेटजी समय समय पे बदलते भी रहते हैं। पर अभी जो दबाव बना है छत्तीसगढ़ में, इसकी वजह से उन्हें एक नया एक ठिकाना ढूंढने की उनको आवश्यकता पड़ी है और वो ढूंढ रहे हैं। तो ये जैसे इधर तेलंगाना में वो काफी कमजोर है, इधर हमारा जो उड़ीसा है वहां भी उनके रास्ते बंद हो गए क्योंकि लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ा है हमारे साथी।
तो ये एक मध्य प्रदेश उनके लिए बचता है। और ये जो महाराष्ट्र का जो हिस्सा है गढ़चिरोली जो हुआ था, ये बालाघाट उधर छिंदवाड़ा इलाका है। तो अगर ऐसा कोई इनपुट है हमारा आईबी का या किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी का, तो उस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है, क्योंकि इंटर स्टेट का मामला है। इसको सेंट्रल फोर्सेस को और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें बहुत ही संवेदनशीलता से साझा करना चाहिए सभी स्टेट से, ताकि एक ज्वाइंट ऑपरेशन चला के उनके हर मंसूबे को हम लोग नाकाम कर सके। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने की। सत्येंद्र सिंह भदौरिया भोपाल से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। IBS24 के सत्येंद्र, जो इनपुट्स हैं मध्य प्रदेश के बालाघाट को लेकर, वो किस तरह के हैं? देखिए पुनीत, देवजी जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा संगठन, जो नक्सलियों का संगठन का जो लीडर बताते हैं कि इसके पास सेंट्रल की भी कमान है। सेंट्रल की कमान होने के साथ इसको अब MMC जोन की जो कमान दी जा रही है, ये कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के लिए एक जो है संदेशपद और चुनौती भरी बात है कि जो तीनों राज्यों की जो इंटेलिजेंस है, तीनों राज्यों की जो जाँच एजेंसी हैं, उनके कान खड़े हुए हैं। चूँकि ये MMC जोन जो है मध्य प्रदेश के बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, इन क्षेत्रों से गुजरता है। अगर बालाघाट की बात करें तो बालाघाट में कई ऐसे जो गांव हैं या फिर बालाघाट का जो क्षेत्र है जहां पर घोर नक्सल क्षेत्र कहलाता है, जैसे मलाजखंड क्षेत्र है। इसके साथ ही कुछ ऐसे और क्षेत्र हैं जहां पर इससे पहले भी एक और बात करते हैं कि सरकार ने जो यहाँ पर नक्सलियों से लोहा लेने के लिए या नक्सलियों की जो इनपुट लेने के लिए सरकार ने करीब 150 लोगों की भर्तियाँ की हैं। भर्ती करने की बात कही है। यहाँ से जो इन क्षेत्रों के जो नक्सल घोर प्रभावित क्षेत्रों के जो लोग हैं उनकी भर्ती की जाएगी। उनकी भर्ती करने के साथ ही ये नक्सलियों को इनपुट देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर MMC जोन की कमान इस देव उर्फ तिरुपति उर्फ थिप्परी को दी जाती है तो मध्य प्रदेश के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ होगा वो देखने को मिलेगा। चूंकि जो देव जी है वो हिंसात्मक प्रवृत्ति का माना जाता है। देव जी के बारे में सत्येंद्र हमको यहाँ मनीष ने भी बताया कि किस तरह वो थ्रेट है और क्या क्या कारनामे कर चुका है और किस तरीके से अगर उसको कमान मिल गई है या मिलने वाली है या दी जा रही है तो कितना बड़ा थ्रेट ये हो सकता है। नरेश मिश्रा भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, जो हमारे संवाददाता हैं जगदलपुर से। लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश की चूंकि बात चली है तो पंकज जी जुड़े हैं। पंकज चतुर्वेदी साहब, आपने सुना, अगर MMC जोन की कमान जिस नक्सल कमांडर को दी गई है तो जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश का एक हिस्सा भी इससे प्रभावित हो सकता है। इसमें नेग्लिजेंसी भारी भी पड़ सकती है, जो पिछला इतिहास रहा है। देखिए पुनीत जी, नेग्लिजेंसी तब भारी पड़ेगी, अब नेग्लिजेंसी यानी लापरवाही या किसी प्रकार की ढीला या हीला हवाली होगी तब भारी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में इसके पहले भी नक्सल मूवमेंट जब शिखर पर था, शीर्ष पर था, तब भी यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यही माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे जिन्होंने मध्य प्रदेश से नक्सली मूवमेंट को समाप्त किया। और अब भी मध्य प्रदेश की सरकार सजग और सतर्क है कि मध्य प्रदेश के जिलों में या MMC जिसको हम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ कहते हैं, जो नक्सलियों के लिए किसी और परिभाषा का हिस्सा हो सकता है, पर हमारे लिए 3 राज्य हैं। तो इन तीनों राज्यों के मामले में मध्य प्रदेश अपनी भूमिका को लेकर बिल्कुल अलर्ट मोड पर है और जो आवश्यक उपाय हैं, चाहे वो इनपुट कलेक्शन के हों, नक्सलाइट के रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन, उनको ब्रेक करने के, लोगों को जागरूक करने के, पुलिस के सजग रहने के, पैरामिलिट्री फोर्स की पदस्थापना के, लोकल लोगों को एज पुलिस भर्ती करने के, लोकल इनपुट का, लोकल इंफॉर्मेशन का, ये सारा एक बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है। और तमाम प्रकार की सूचनाएं जो आज आपके पास है वो निश्चित तौर पर सरकार की जो सूचना तंत्र है उनके पास भी है। और हम यानी मध्य प्रदेश की सरकार किसी भी स्थिति में मध्य प्रदेश की भूमि पर नक्सलवाद को दोबारा खड़ा होने नहीं देगी, इसकी पूरी तैयारी है। तो कहीं कोई लापरवाही जैसा विषय नहीं है। साहब, पर मेरा आप एक बहुत इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे या विषय इससे असहमत हैं? राजनीति से ऊपर है पुनीत जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैंने चर्चा की शुरुआत इस बात से की कि आज इसमें पॉलिटिकल गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये थ्रेट सबके लिए है। उस थ्रेट के अंदर सभी कवर भी होते हैं और सबको बचना भी इससे। मुंदेला साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में भले ही कांग्रेस की, पुनीत जी, महाराष्ट्र, पुनीत जी, जी कह लें पंकज जी, कह लें। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, पर सभी सरकारों को मिलकर ये प्रयास करने चाहिए, क्योंकि राजनीतिक श्रेय का विषय नहीं है।
यदि मध्य प्रदेश से नक्सली मूवमेंट सरक कर यदि ठीक है। छत्तीसगढ़ चला गया या वहां से आगे महाराष्ट्र चला गया तो भी वो तो भारत के लोग है ना, बिल्कुल, आप ठीक है। होगी। जी, तो जी, सबको बुंदेला साहब कहें, अब आप राजनीतिक अपनी बात कहें। चाहिए कि सारे राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर क्या करते हैं, और पहले भी किया पुनीत जी, कंबाइंड एफर्ट्स किए तीनों राज्यों ने। ठीक कह रहे हैं जी बुंदेला जी। देखिए पुनीत जी, ये बात स्पष्ट है कि ये विषय वास्तव में राजनीति का नहीं है, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा पुनीत जी कि नक्सलाइट जो मूवमेंट है छत्तीसगढ़ में निरंतर, पिछले अगर आप 18 साल का इतिहास निकाल कर देखें, अगर आप 15 साल का इतिहास भाजपा शासनकाल का भी देखें, तो जो मेरी जो जानकारी कहती है 15 साल में 3,500 से ज़्यादा नक्सली हमले हुए हैं, जिसमें 500 से ज़्यादा जवान शहीद हुए हैं, नक्सली भी मारे गए। क्योंकि आपको याद होगा कि जो सुकमा जो हमला था उसमें कांग्रेस के लगभग 34-35 नेताओं की हत्या की गई थी। और मध्य प्रदेश की भी अगर बात करूं, जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तो हमने अपने परिवहन मंत्री कवासी लखमा जी को भी खोया है उस समय की अगर बात करें। तो नक्सली हमले बार बार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में होते रहे। मतलब निरंतर अगर 15-17 साल का आप इतिहास देखें तो बार बार नक्सली अपने वजूद का एहसास कराते रहे हैं, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए इसमें कहीं ना कहीं आपको अलर्ट तो रहना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें जो गढ़चिरौली की जो भी घटना हुई है, जिसमें 13 नवंबर 2021 को, जिसमें इनका जो मुख्य जो चीफ था, कमांडर, इसको तुमड़े जो उर्फ दीपक जिसका नाम था, उसके मारे जाने के बाद नक्सलियों में नक्सलियों में नहीं, उसका एक दीपक नाम भी था, नक्सलियों में उसके बाद एक बड़ा ही भय का माहौल है। तो उसके बाद ये जो नए चीफ कमांडर को जब से अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम देव जी है, तो ये मान लें कि ये इनके बारे में जो कहा जाता है इनकी प्रवृत्ति ज़्यादा हिंसक है। तो मुझे ऐसा लगता है एक सेफ्टी तौर पर महाराष्ट्र सरकार को भी अलर्ट रहना चाहिए। और मध्य प्रदेश सरकार को मैं इसलिए निवेदन करूंगा क्योंकि हम सब जैसे मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश के वर्तमान के, देखिए पुनीत जी मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा मध्य प्रदेश के वर्तमान के जो हालात हैं, कानून व्यवस्था की हालत बड़ी जर्जर है, बहुत खराब है। चाहे आप कई सारी घटना मैं गिनाऊंगा तो आप पुनीत जी कहेंगे कि मैं राजनीति कर रहा हूं, लेकिन मैं मजबूरी है कि मुझे गिनाना पड़ेगी बिगड़ती कानून व्यवस्था की। लेकिन आपका इशारा जिस तरफ है, पहले उन्होंने कहा पंकज जी ने कि अगर हमारे पास जानकारी तो उनके पास में भी होगी, और अगर जानकारी है तो फिर उसको जानकारी को लेकर बैठने का कोई औचित्य नहीं। मिलकर ठीक बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा, आज मेरे पास पैनल बड़ा है, आप भी समझते हैं, नरेश मिश्रा जी के पास चलूंगा। नरेश हमारे साथ में जगदलपुर से जुड़े हमारे सहयोगी। नरेश, किस तरह की एक्टिविटी, किस तरह की गतिविधियां हैं जो इस रेड अलर्ट को लेकर के आप देख रहे हैं? क्योंकि मुखिया कह चुके हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि अगर मध्य प्रदेश पुलिस के पास में कोई इनपुट है साझा करें, साझा एक्शन करेंगे। चलिए, संभवतः शायद मेरी आवाज नरेश तक नहीं जा पा रही। सत्येन के पास एक बार फिर चलूंगा। सत्येन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा मध्य प्रदेश पुलिस के पास अगर कोई इनपुट है तो इसको साझा करें इंटेलिजेंस के साथ और छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ। एक साझा काम करने की जरूरत तो पड़ेगी, जैसा तमाम नेता भी मानते हैं। क्या इनपुट्स हैं वहां, इसकी कोई जानकारी मिल पाई? देखिए पुनीत, बात करें अगर नक्सल उन्मूलन की, तो देखो देश की एजेंसी हैं या देश की जो मंत्रालय या गृह विभाग है, वो खुद नहीं चाहता है कि कुछ नक्सली घटनाएं हों। खुद जो जांच एजेंसी हैं या जो राज्यों की जांच एजेंसी है, वो खुद जो नक्सली उन्मूलन की जो घटनाएं हैं उनको रोकने पर काम कर रही है। अगर हम बात करें बालाघाट, मध्य प्रदेश के बालाघाट कॉरिडोर की या फिर मध्य प्रदेश के MMC जोन की, तो मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा जो है नक्सली क्षेत्र में लगता है। लिहाजा देखना होगा कि इसका जो इंटेलिजेंस, मध्य प्रदेश इंटेलिजेंस की बात करें तो मध्य प्रदेश इंटेलिजेंस का दावा है कि आने वाले दिनों में अगर MMC जोन की इसको कमान मिलती है देव जी को, तो आने वाले दिनों में करीब 1-1.5 साल के अंदर कुछ बड़ी नक्सली घटनाएं सामने देखने को मिलेंगी। चूंकि मध्य प्रदेश का जो बालाघाट क्षेत्र है वो सीधा छत्तीसगढ़ से भी मिलता है, महाराष्ट्र से भी मिलता है, तीनों राज्यों की सरहदें हैं, जहाँ से जो इनका जो कॉरिडोर बनता है उस कॉरिडोर के जरिए इनका उद्देश्य है कि ये सीधा जो
अमरकंटक तक इनकी जड़ें पहुँचें। लेकिन जो देव जी है, जो नक्सलियों का जो नया चीफ बना है, उसको नक्सलियों को संगठन को लेकर साथ चलने को लेकर, और दूसरा अपने जो हिंसात्मक घटनाओं को लेकर अपनी धमक बनाने के लिए उसकी ये रणनीति तैयार करने की जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। इंटेलिजेंस का ये भी दावा है कि मध्य प्रदेश में इतना हिस्सा नहीं लगता है, चूँकि महाराष्ट्र और जो छत्तीसगढ़ है, ये बस्तर के जो बस्तर और जगदलपुर जो क्षेत्र है, जो देव जी है वहाँ से कभी बाहर नहीं आया। लेकिन जो NIA या फिर जो एजेंसी है इनकी सूत्रों की बात करें तो इनका दावा है कि ये अगर वहाँ से निकलकर MMC जोन की पकड़ या राह पकड़ता है तो कहीं ना कहीं चलिए ठीक है, आपने जो बात की वही बात यहाँ मनीष जी भी कह रहे हैं। मनीष गुप्ता साहब वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने भी बताया इस बात को कि कितना गंभीर हो सकता है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से छत्तीसगढ़ से वरिष्ठ नेता केदार जी जुड़ गए। केदार कश्यप साहब पूर्व मंत्री भी रहे। केदार जी, जो एक अलर्ट है MMC जोन को लेकर के कि अब बस्तर से भागकर एक नए ठिकाने की तरफ जा रहे हैं, जिसका महाराष्ट्र पर, छत्तीसगढ़ पर, मध्य प्रदेश पर, तीनों के एक मिले जुले हिस्से पर असर पड़ सकता है। किस तरह से आप इसे देखते हैं? लंबे समय तक आपने भी सरकार चलाई, इस अलर्ट को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए पुनीत जी, अभी पैनल में कौन कौन जुड़ा है और क्या क्या चर्चा हुआ है जानकारी तो नहीं है, और जिस तरीके से अभी इन क्षेत्रों में यहाँ पर जो सर्चिंग होनी चाहिए वो सर्चिंग लगभग बंद हो चुकी है। राज्य सरकार वर्तमान में ऐसा कोई कदम नहीं उठा पा रही है। इन में ये भले कहें कि यहाँ से यहाँ पर नहीं है, लेकिन क्योंकि सरकार की ओर से कोई अपनी दूसरी बात ये है कि केंद्र सरकार ने जो 127 जिलों को आकांक्षी के रूप में दिया है और RRP के माध्यम से जो डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों को सहायता पहुंच रही है, तो बहुत कुछ लोगों का जुड़ाव अब। माफ कीजिएगा केदार जी, आपकी बात हम पूरी तरह स्पष्ट समझ नहीं पा रहे हैं। शायद आप मूव भी कर रहे हैं, हम आपकी बात पूरी तरीके से सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन जितनी समझ पाए इस पर मैं मनीष जी का कमेंट लेता हूं। मनीष जी, बार बार जो मध्य प्रदेश से भी इनपुट मिला वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को और महाराष्ट्र को ज्यादा अलर्ट रहना है, क्योंकि जो ज्यादा मूवमेंट है वो इस बॉर्डर के ऊपर दिखता है। नहीं, देखिए सबको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और जो MMC का जो इलाका है वो छत्तीसगढ़ के भी एक बड़ा हिस्सा उसमें शामिल है। हालांकि महाराष्ट्र का गढ़चिरौली और मध्य प्रदेश का बालाघाट डिंडोरी का जो इलाका है वो कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड है। रही बात कि जो सीमावर्ती इलाके हैं, निश्चित रूप से नक्सली सीमावर्ती इलाकों को हमेशा अपने ढाल के रूप में यूज़ करते रहे हैं। कई बार घटनाएं इधर करने के बाद दूसरे इलाके में जाकर के शेल्टर लेते हैं, और बालाघाट का इलाका तो पहले से नक्सल इफेक्टेड इलाका है। आमतौर पर घटनाएं जरूर कम हुई हैं, पर नक्सलियों का मूवमेंट पहले भी रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना काल के पहले बस्तर से चूंकि नक्सलियों ने इस बात का अनुमान लगा लिया था कि फोर्स का थ्रेट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उनके बहुत सारे कॉरिडोर ब्लॉक हुए हैं। इसकी वजह से उनका फ्रीली मूवमेंट जो है वो छत्तीसगढ़ में रुका है। नक्सली शिफ्टिंग की प्लानिंग पहले से करके रखे हुए हैं, और बस्तर से एक बड़ा नक्सलियों का एक ग्रुप पहले ही MMC जोन में गया हुआ था, जो कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का एक जो नेता है विनोद, उसकी लीडरशिप में 100 नक्सलियों का एक दस्ता जो है ये MMC जोन में सक्रिय रहा है। उसके बाद जो है MMC जोन की कमान मिलिंद तेलतुंबड़े को मिली। विनोद वापस लौट करके आया, और पिछले कोरोना काल में विनोद की मौत हो गई। इसके बाद नक्सलियों ने उस इलाके में जगरगुंडा इलाके से एक और नक्सली नेता को, जो DVC मेंबर है जगदीश, उसको अब उस इलाके में भेजा है। ये इनपुट जो है वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस के पास में है, और छत्तीसगढ़ सरकार के पास में, छत्तीसगढ़ पुलिस के पास में भी है। तो ये जो नक्सली वहां पर अपना आधार जमाने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो फ्री जोन है। अगर वहां पर गंभीरता नहीं बरती गई और पुलिस अलर्ट नहीं हुई
तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में नक्सली वहां पर अपनी जड़ें फिर मजबूत करेंगे और आसपास के इलाकों को फिर टारगेट करके वो अपनी गतिविधियों को निर्बाध रूप से चला पाएंगे। चलिए ठीक है, इस पर और आगे हम चर्चा करेंगे। और नक्सल फ्रंट के ऊपर एक बड़ी खबर है और एक बड़ा रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट इस बात को लेकर के कि ऐसा नक्सली नेता जो एमएमसी में यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के उस फ्री जोन में जाकर के अपना गढ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां अगर उसने अपना गढ़ बना लिया और अपनी लीडरशिप में जैसे पहले उसने काम किए, तो एक बड़ा थ्रेट इन तीनों राज्यों में नक्सल गतिविधियों को लेकर हो सकता है। इसके इनपुट्स हैं, इस पर क्या काम और किस तरह की एक्टिविटी है, इस पर हम तमाम अपने सहयोगियों से अपडेट भी ले रहे हैं। केदार कश्यप जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और साथ में पूर्व मंत्री भी हैं, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। केदार जी, ये जो एक जानकारी बार बार आ रही है, आपको जितना हम समझ और सुन पाए थे, आपका कहना है कि अभी भी बस्तर से खतरा टला नहीं, लेकिन फिर भी वो मूव करते रहे और अगर वो फ्री जोन में जाकर के अपना गढ़ बनाते हैं तो छत्तीसगढ़ के लिए भी खतरा बढ़ सकता है। देखिए, में जो जब छत्तीसगढ़ नहीं है, छत्तीसगढ़ है, ये एरिया था और यहाँ रह करके वो कार्रवाई की थी। वही चीज आज से फैला है। जी केदार जी, मैं आपसे पुनः क्षमा चाहूंगा, आपकी बात ना हम समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और ना ही हमारे साथ पैनल में लोग शायद समझ पाएंगे। मैं जो इनपुट्स हमको लगातार मिले हैं इस पर, शिशुपाल जी, क्या छत्तीसगढ़ पुलिस के पास में भी ये इनपुट आ चुका है? अगर आ चुका है तो क्या हम इस पर काम शुरू कर रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर मध्य प्रदेश में ये बात कही जा रही है कि साहब जो कुछ भी इनपुट मिला है इससे हमसे कहीं ज्यादा अलर्ट महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को रहना चाहिए। पुनीत जी, जो इनपुट्स हमारे पास आते हैं हम स्टेट पे आधारित ज्यादा होते हैं, जैसा कि अलग अलग स्टेट की एमएमसी की बात हो रही है। निश्चित तौर पे इनपुट्स आते हैं अलग अलग स्टेट को और इसको साझा करके एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाने की बात है। और जो एमएमसी का जो रास्ता संभावित उन्होंने बताया है, तो वो संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जो बालाघाट का इलाका है, मलाजखंड हमारा सालेवारा पड़ता है, वो उसके बाद फिर एक कानाकिसली का जो बेल्ट है और हमारा भी छत्तीसगढ़ का हिस्सा है जो घने जंगलों से आच्छादित है। उसके बाद आगे चल के ये इधर अमरकंटक तक का ये बहुत घना जंगल है और इसी तरह के जमीन की तलाश उनको हमेशा रहती है। और अगर सेंट्रल इंटेलिजेंस जो एजेंसियां हैं अगर अलर्ट दे रही हैं अलग अलग स्टेट को, तो ये अलग अलग स्टेट अपने ढंग से तो काम करेंगी जैसा करते आई है, किंतु एक ज्वाइंट ऑपरेशन की जरूरत है, एक ज्वाइंट अभियान की जरूरत है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेट के लिए अगर ये एक सेंट्रल जी बिल्कुल, आप शिशुपाल जी जो आप बात कह रहे हैं, पहले भी हमने देखा है कि यहाँ छत्तीसगढ़ में एक ऐसा सेंटर डेवलप हुआ था जहां केंद्र से भी अधिकारी आते हैं और आकर के देखते हैं कि क्या आप ज्वाइंट यहां से ऑपरेशन चला सकते हैं और इसी में एक बड़ी कामयाबी पिछले कुछ वर्षों में मिली है। कोविड काल के दरमियान भी हमने देखा। नरेश मिश्रा हमारे साथ में जुड़े, हमारे सहयोगी जो बस्तर में पूरी एक्टिविटी के ऊपर नजर रखते हैं। नरेश, कितना चिंताजनक ये नया इनपुट है और हलचल इसको लेकर क्या है? देखिए, गंभीर मामला है। देखिए, माओवादी अगर आप स्ट्रेटेजी पे गौर करें तो 2013 के बाद से एमएमसी जोन की तरफ बड़ी तादाद में माओवादियों की शिफ्टिंग हुई। जैसा कि मनीष जी बता रहे थे कि बहुत से जो सीनियर लीडर्स हैं उनका कैडर वहाँ पर भेजा गया और इसके पीछे साफ सुथरी रणनीति थी कि नक्सलियों को ये अंदाज़ा था कि रिएक्शन में दंडकारण्य जोन में महाराष्ट्र, तेलंगाना जो फोर्सेस हैं ये अपने आप को इम्प्रूव कर रही हैं और इस इलाके में उनको सस्टेन करने में या लंबे समय तक मिलिट्री ऑपरेशन करने में उतनी आसानी नहीं रहेगी और इसलिए वो सिलसिलेवार इसकी तैयारी में इस पुराने क्षेत्र में चले गए। और आप कभी भी जो ऐसा नया क्षेत्र नक्सल सेफ जोन या सेफ कॉरिडोर के रूप में देखते हैं जिसको, उसको ये मानना चाहिए कि फोर्स या एंटी नक्सल ऑपरेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए कम से कम 5 से 10 साल का समय लग जाता है सरकार को। वो ये प्रक्रिया भी तब शुरू होती है जब उस इलाके में बड़ी बड़ी घटनाएं होना शुरू होती हैं। तो बिल्कुल एमएमसी के साथ भी यही स्थिति थी। आप देखें, मिलिंद तेल तुंबड़े के नेतृत्व में इस संगठन के विस्तार प्लाटून के दायरे को
बढ़ाने के लिए 3 विस्तार प्लाटून वहाँ पहले से हैं और उसका दायरा बढ़ाने के लिए मसलन आपको ध्यान होगा कि 2 डिवीज़न है वहाँ, जीआरबी पुराना डिवीज़न है, गढ़चिरौली राजनांदगांव और जो बालाघाट का डिवीज़न है, और इसके अलावा दूसरा जो है कान्हा और भोरमदेव, जिसका दायरा बढ़ाकर अमरकंटक तक जोड़ा गया है और यहाँ एओबी से भी बड़ी तादाद में नक्सल्स को शिफ्ट किया गया है। इसी को और विस्तार देने के लिए मिलिंद तेलतुंबड़े का समूह इस इलाके में काम कर रहा था। उनके एनकाउंटर में उनके साथियों के साथ मौत हुई, यही वजह है देवजी को वहां पर भेजा गया है। और नरेश हम रहती है, ये बात भी सही है, लेकिन अब अगर जिस लीडर की हम बात करें उसके हवाले ये जोन होता है और वहां से अगर वो ऑपरेट करता है तो फिर ज्यादा अलर्ट होने की आवश्यकता है और कंबाइन ऑपरेशन बार बार छत्तीसगढ़ से शिषपाल सोरी जी कह रहे हैं उसकी जरूरत देखते हैं। पुण्य जी, मैंने आपके दोनों बिंदुओं पर यही उत्तर दिया और वही मेरा आग्रह है कि ये विषय भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की राजनीति का विषय नहीं है। ये देश के 3 बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उसके बाद यदि यहाँ नक्सली मूवमेंट स्ट्रांग होता है तो फिर ये आगे साउथ की तरफ एक्सपेंड करेगा, पश्चिम बंगाल तक जाएगा, जैसा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो हमको यही प्रयास करना है कि इसी स्तर पर जो एमएमसी जिस हम जोन को बोल रहे हैं वहीं पर इसको जितना जल्दी समूल नष्ट किया जाए। और इस मामले में मध्य प्रदेश का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अव्वल है, जहां हमने मध्य प्रदेश में विशेषकर बालाघाट का जिक्र करते हैं, जिसकी सीमा महाराष्ट्र से भी लगती है, छत्तीसगढ़ से भी लगती है, मध्य प्रदेश का हमारा जिला है। और वहां हमने इस मूवमेंट को बहुत आसानी के साथ संघर्ष करके समाप्त किया, दोनों विषय। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यदि कोई ऐसी जानकारी जो जनहित में होगी, जो नक्सलियों के खिलाफ होगी, वो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की पुलिस, बालाघाट का जिला प्रशासन, बालाघाट की जिला पुलिस छत्तीसगढ़ की सरकार से शेयर भी करेगी और सहयोग भी करेगी, महाराष्ट्र की सरकार से भी शेयर करेगी, सहयोग करेगी, क्योंकि सबका मूल उद्देश्य है कि यदि ये समस्या यदि आज जो समाप्त होने की तरफ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, मध्य प्रदेश में अब नहीं है, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में कुछ बची, दक्षिण के उन राज्यों में, आंध्रा में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में भी अब तुलनात्मक उससे कम है। तो यदि इनको फिर पनपने का अवसर मिला तो ये बरगद के पेड़ के जैसे हैं कि फिर ऐसी जड़ें मजबूत हो जाएंगी कि बहुत कष्ट होगा। तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने अनुभव के आधार पर, जिसमें हमने शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के नेतृत्व में नक्सल मूवमेंट को खत्म किया, उस अनुभव के आधार पर कोई आवश्यक इनपुट है उस अनुभव के आधार पर और व्यापक बुंदेला जी कुछ कहना चाह रहे हैं श्रेष्ठ होगा, जो सर्वश्रेष्ठ सहयोग होगा वो हम करेंगे। देखिए जैसा मैंने जी बात यही है राजनीति का जी 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 कहें बुंदेला जी कहें। पुनीत जी देखिए ये बात स्पष्ट है, ये मैं भी कह रहा हूँ राजनीति का विषय नहीं, लेकिन ये बात आपको स्वीकार करनी होगी कि नक्सलाइट मूवमेंट पिछले 15 साल में 18 साल में छत्तीसगढ़ में बढ़ा है और नक्सलाइट घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नक्सलवादी जो हैं अगर इन्होंने यहाँ जड़ें जमा ली तो ये बात तय है कि नक्सलाइटों के पास बड़े ही एडवांस हथियार हैं, मशीन गन हैं, कई सारे माइंस हैं इनके पास। तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये पुनीत जी कोई छोटे हमले नहीं करते कि अगर आज नक्सलाइट मध्य प्रदेश में आ गए हैं तो आपको 4 दिन में पता नहीं चलेगा, क्या पता उनकी क्या तैयारी चल रही हो। वो जब भी करते हैं तो आपने देखा होगा उनका हमला बड़ा जबरदस्त रहता है और बड़ा हमला रहता है। वो तो अभी जो गढ़चिरौली में जो 26 नक्सलाइट मारे गए हैं उसके बाद इनमें कहीं ना कहीं कहूं कि खौफ है या इनमें छटपटाहट है, तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो ये शिफ्ट हुए हैं मध्य प्रदेश की तरफ। और अगर ये इनपुट ये खबर सही है तो मुझे लगता है इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार को तुरंत केंद्र सरकार की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि आप ध्यान रखें मैं पूर्व में भी कहा है कि इनके पास जो हथियार होते हैं पुनजी बड़े एडवांस होते हैं। अगर आप सोचें मध्य प्रदेश पुलिस अगर इनसे निपट ले, वो मध्य प्रदेश पुलिस जिसकी बेचारी की आप जिसकी रेत माफिया बंदूकें छीन ले जाते हैं, कहां पर मुरैना, भिंड मुरैना में आप देखें जो पिट जाती है, जिसकी 3 पुलिसकर्मियों की हत्या हो जाती है। मध्य प्रदेश की सरकार की विशेषज्ञता है कि हमने मध्य प्रदेश से नक्सल मूवमेंट को समाप्त किया। तो मध्य प्रदेश सरकार की, मध्य प्रदेश पुलिस की, मध्य प्रदेश की पैरामिलिट्री फोर्स की और केंद्र सरकार की जो संस्था है उनके अनुभव का लाभ लेकर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को साथ मिलकर बातचीत करना चाहिए और हम तो तैयार है पुणे जी सहयोग करने के लिए। चलिए ठीक है, जैसा आप दोनों
दोनों कह भी हम रहे हैं, तो सहयोग करने के लिए तैयार हैं, पंकज जी मैंने और आग्रह अवनीश किया साहब, कि जैसा मध्य आप प्रदेश दोनों का कह रहे हैं और जैसा आप दोनों बता रहे हैं, चूंकि इस पूरे पैनल में आपने सुना सबकी चिंता जिस लीडर को लेकर, आपके पास में भी आई एम श्योर आप दोनों बड़े अध्ययनशील व्यक्ति हैं, तार्किक व्यक्ति हैं, आपके पास में भी उस कमांडर के डिटेल्स होंगे। अगर वो जड़ें जमाता है तो किसी के लिए भी, तीनों स्टेट क्या बल्कि पूरे देश के लिए ये एक बड़ा थ्रेट हो सकता है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा नासूर रहा लंबे वक्त से और इस पर कंट्रोल जरूरी है। जिस कोऑर्डिनेशन की आप बात करें वो जमे, ये उम्मीद हम करते हैं। आप लोगों ने जो अपनी राय रखी वो निश्चित तौर पर अपनी अपनी जगह सही है, चिंता करना और उस पर एक्शन लेना बहुत आवश्यक है। एमएमसी जोन में एक नए नक्सल नेता की, नए नक्सल लीडर की नियुक्ति को लेकर के या उसके वहां जाकर गढ़ बनाने को लेकर के अलर्ट है और इसी पर हम अपने बड़े पैनल से चर्चा करें। हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ इस वक्त राजनांदगांव, जो कि सीमा के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर लगता है, वहां से आलोक शर्मा जी जुड़े हैं, हमारे संवाददाता। आलोक जी, क्या हलचल है और क्या अलर्ट है? जी बता दूं कि देव जी के जो अपॉइंटमेंट या उसके बाद जो सूचना मिली है इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है कि एमएमसी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो सीमा है, तीनों राजनांदगांव जिले से लगा हुआ है। मानपुर मोला और यहाँ पे गोंदिया डोंगरगढ़ का इलाका, इसके बाद ये मध्य प्रदेश से लगा हुआ है खैरागढ़ का इलाका, इस हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ पे पुलिस काफी अलर्ट पे है। यहाँ पे आईटीबीपी और डिस्ट्रिक्ट फोर्स के जो समन्वय है उसकी लगातार मीटिंग हो रही है। मीटिंग में किस तरीके से सर्चिंग किया जाए और जिस तरीके से इस क्षेत्र में कंट्रोल किया गया है या जो शांति बनाई गई है उसको कायम रखा जाए। और ये सूचना और महत्वपूर्ण है इसलिए भी है कि अभी तेंदुपत्ते का मौसम चल रहा है और आपको बता दूं कि खासकर चुनाव के आसपास अभी फिलहाल 1 साल बचा हुआ है चुनाव के लिए, फिर भी जिस तरीके से देव जी को अपॉइंट किया गया ऐसी सूचना है। और उसके बाद तो ये जो खैरागढ़ का इलाका, मध्य प्रदेश से लगा हुआ जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, गोंदिया से लगा हुआ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे काफी बड़ी वारदातें। चलिए, तो राजनांदगांव में पहले भी, जैसा आपने बताया, राजनांदगांव में पहले भी खतरा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र की सीमा से लगता है और गढ़चिरौली के बाद में तो यहाँ काफी ज्यादा मूवमेंट पर नजर रही है। इसी पूरे कॉरिडोर पर कवर्धा से हमारे सहयोगी अजय यादव साहब भी जुड़े हुए हैं। अजय, बताएं हलचल और जिस तरह अलर्ट मिला है इसके बाद क्या कोई मूवमेंट या अलर्टनेस आप देख रहे हैं अपने इलाके में? देखिए, बिल्कुल कुछ दिन पहले ही जिस प्रकार से कवर्धा जिले में नक्सली जो मुहार शुरू हुई थी, लगभग हफ्ता दिन पहले ये पता चला था कि कुछ नक्सली जो है 25 से 30 की संख्या में नए नक्सली कबीरधाम जिले की ओर रुख किए हैं। जो भौरत में जो पेड़ है वहां लगातार कुछ नक्सली नजर आ रहे हैं। ये सूचना कुछ समय पहले ही मिली थी, इसके बाद से लगातार सर्चिंग की जा रही थी, ये पुलिस का दावा था। इसके अलावा जो जिस प्रकार से जो खुलासा हुआ है देव जी के आने के बाद से, जिस प्रकार से यहाँ की जो मूवमेंट चेंज होने वाला है, ऐसा लग रहा है कि कवर्धा जो है नक्सलियों के मामले में नए है, क्योंकि कबीरधाम जिले में हालांकि सीएएफ और डीआरजी के जवान की जरूर पुष्टि की गई है, साथ ही 3 अलग अलग नक्सल कैंप खोले गए हैं। इसके अलावा कुछ थाना भी खोला गया है। लेकिन एक बड़ी समस्या ये आ सकती है कि यहाँ के जो पुलिस के जवान हैं वो नक्सलियों से जिस पर बस्तर के जवान लड़ते हैं, वैसी स्थिति कवर्धा जिले में नजर नहीं आ रही है। हालांकि अभी तक 3 सालों की कहीं हम बात करते हैं तो 5 एसपी बदल चलिए, लेकिन अब पहले से कहीं ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। जैसा हमें मनीष जी ने बताया, जैसा नरेश हमको बता रहे थे, हमारे साथ में आज तमाम सहयोगियों ने जुड़कर अपने अपने इलाके का अपडेट भी दिया। कुल मिलाकर एक नक्सल लीडर अगर एक इलाके में गढ़ बनाता है तो दूसरे तमाम इलाके जो आसपास के सटे हुए हैं, चूंकि ये सेंटर का मध्य का हिस्सा है, तो सब पर इसका असर पड़ सकता है। और जो मनीष जी कह रहे थे या जो नरेश हमारे सहयोगी कह रहे थे, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है, कोई भी इसको हल्के में ना ले। जो जानकारी हमारे पास में, जिन पर बड़ा अलर्ट को लेकर हमने खबर भी दिखाई और इस खबर के हर पहलू पर बातचीत भी की, इस पर सरकारें भी जरूर निश्चित तौर पर आगे बढ़ रही होंगी, काम कर रही होंगी, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगी, ये उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका अपडेट्स देने के लिए, बातचीत में जुड़ने के लिए।